लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन ने ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया था, जहाँ पर उसका सामना एक ऐसे बंदे से हुआ था जिसे 13 ब्लेड मार्शल आर्ट टेक्निक आती थी। आइंस्टाइन पहले तो उससे बुरी तरह से हारने लगता है, पर एट द एंड आइंस्टाइन उस बंदे से 13 ब्लेड मार्शल आर्ट टेक्निक खुद सीख लेता है एंड फिर जाकर उसे उसकी टेक्निक से ही हरा देता है। इस वजह से वो बंदा लगभग शॉक में चला गया था। अब आगे आइंस्टाइन अभी के लिए अपने कमरे में सो रहा था, तभी आधी रात को उसके पास एक कॉल आता है। आइंस्टाइन कॉल उठाकर कहता है, यांगली, आखिर इतनी रात को तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? तो इस पर यांगली कहती है, कैप्टन, अभी के लिए स्टील आर्मर बेस के पास हमें एक नेस्ट मिला है। नेस्ट के बारे में सुनकर आइंस्टाइन तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे नेस्ट से एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाएगी। यही सोचकर आइंस्टाइन तुरंत स्टील आर्मर बेस के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन वो स्टील आर्मर बेस में था। अभी के लिए नेस्ट के पास लगभग 3 ग्रुप्स खड़े हुए थे, जिनमें से एक था कॉर्ड शूटिंग ग्रुप, जो ऑब्वियसली यांगली का ग्रुप था। दूसरा था लिटिल फिंगर का ग्रुप एंड तीसरा था युआन का ग्रुप। ये तीनों ग्रुप अभी के लिए नेस्ट के पास आए थे। आइंस्टाइन को वहां देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर पहले अंदर कौन जाएगा। इस पर सभी सोच ही रहे थे, तभी युआन कहता है, मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर एक ड्रॉ करना चाहिए। सभी लोग ड्रॉ करने के लिए मान जाते हैं। ड्रॉ करने के बाद जब रिजल्ट आता है, तब सभी को पता चलता है कि लिटिल फिंगर के ग्रुप को पहला चांस मिला था नेस्ट के अंदर जाने का, दूसरा चांस मिला था युआन के ग्रुप को एंड तीसरा चांस मिला था आइंस्टाइन को। इस बात से आइंस्टाइन को थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। गाइस, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, लिटिल फिंगर का ग्रुप असल में ब्रदर फिस्ट का वही ग्रुप है जिसमें कुछ समय पहले लिटिल फिंगर था, लेकिन बाद में जब ब्रदर फिस्ट इवॉल्व होकर दूसरे डेमन वर्ल्ड में चला गया था, तब थंब ने इस ग्रुप को संभाला था एंड अब थंब भी दूसरे डेमन वर्ल्ड में जा चुका था। इस वजह से अभी के लिए लिटिल फिंगर इस ग्रुप को संभाल रहा था। लिटिल फिंगर अपने सभी साथियों के साथ तैयार हो जाता है एंड सबसे पहले नेस्ट के अंदर एंटर करता है। सभी लोग बाहर खड़े होकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। लगभग आधे 1 घंटे बाद वो लोग बाहर आते हैं। सभी की हालत हद से ज़्यादा खराब थी। सभी खून से लथपथ थे एंड उनके कुछ ग्रुप मेंबर तो गायब भी थे। जल्दी से सभी लोग उनके पास जाकर कंडीशन के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि अंदर बहुत सारे बीस्ट हैं एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसे में अंदर जो भी जाएगा उसके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फाइट करने के लिए जगह भी नहीं है। जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। ऐसे में कोई भी वॉरियर वहाँ पर फाइट कर ही नहीं सकता है। ये सुनकर अब युआन अपने ग्रुप के साथ अंदर एंटर करता है एंड कुछ ही पलों में वो लोग भी नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन लिटिल फिंगर के ग्रुप से अच्छी ही थी एंड उनके ग्रुप के कोई भी लोग मारे नहीं गए थे। शायद वो लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉशियस थे। अब बारी थी आइंस्टाइन के ग्रुप की। आइंस्टाइन नेस्ट के अंदर जाने लगता है, तो यांगली उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। आइंस्टाइन हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर पूछता है, कौन कौन मेरे साथ अंदर आना चाहेगा। उसकी बात सुनकर गॉड शूटिंग ग्रुप से तो कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। लेकिन कार्ड के साथ 2 और लोग आगे आ जाते हैं। ये लोग असल में गॉड शूटिंग ग्रुप से नहीं, बल्कि स्पेशल टीम से थे। गाइस, अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पेशल टीम असल में मिलिट्री से कनेक्टेड है। वहीं गॉड शूटिंग ग्रुप बस क्विंजुआन का एक ग्रुप है, जिसे क्विंजुआन ने स्टील आर्मर बेस में आकर बनाया था। उसका मिलिट्री से कोई खास कनेक्शन नहीं है। भले ही दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हों, लेकिन गॉड शूटिंग ग्रुप की कैप्टन अभी के लिए यांगली है, वहीं स्पेशल टीम का कैप्टन हांशन है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे से कोई खास कनेक्शन नहीं है। हांशन की बात सुनकर कार्ड और जो 2 लोग आगे आए थे वो स्पेशल टीम से थे। हांशन इनमें से कार्ड को तो जानता था, लेकिन उन दोनों लोगों को नहीं जानता था। शायद ये स्पेशल टीम के नए मेंबर्स थे। इन तीनों के साथ हांशन नेस्ट के अंदर एंटर करता है एंड एंटर करने के बाद ही उसे समझ आ जाता है कि एंट्रेंस का पैसेज कितना ज़्यादा नैरो था। कुछ ही पलों में वो लोग
शेल वॉल के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर अभी के लिए कुछ शील्ड्स लगी हुई थीं, जिन्होंने शेल वॉल को ब्लॉक कर रखा था ताकि वो बीस्ट बाहर आकर किसी पर हमला ना कर सकें। वो लोग शेल वॉल के अंदर ज़्यादा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जितना भी देख पा रहे थे उससे वो इतना समझ गए थे कि शेल वॉल के दूसरी तरफ बहुत से खतरनाक बीस्ट हैं। इतने सारे बीस्टों को वहाँ देखकर अब उन लोगों को समझ आने लगता है कि लिटिल फिंगर एंड युआन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी क्यों हो गई थी। कार्ड कहता है, हानशेन, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। इस वजह से मेरे हिसाब से हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड जब ये बीस्ट इस नेस्ट से बाहर आ जाएंगे तब हम बाहर इनका सामना करेंगे, क्योंकि इस नैरो पैसेज में तो हमारे लिए इनका सामना करना लगभग नामुमकिन है। इस पर हानशेन कहता है, तुम तीनों अभी के लिए पीछे हट जाओ, मैं एक बार तो ट्राई करना चाहूँगा, बिना ट्राई करे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वो लोग हानशेन को समझाते हैं, लेकिन हानशेन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार ये बीस्ट बाहर आ गए तो बहुत से लोगों को अंदर आने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में हानशेन तब उस एग को फोड़ पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। एंड इस वजह से हानशेन अपने हाथों से एक सुपर बीस्ट सोल हासिल होने का मौका खो सकता था, जो हानशेन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने पीछे हटने का अपना इरादा लगभग पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो जल्दी से क्रिस्टल चींटियों के आर्मर को बुलाता है एंड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर कार्ड कहता है, तो हम लोग भी यहीं पर तुम्हारे साथ रुकेंगे एंड ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे। हानशेन भी अपना सिर हिलाता है एंड तेजी से शेल वॉल के पास आ जाता है। वो जल्दी से सभी शेल वॉल को हटा देता है। उसके हाथों में उसके सिल्वर ट्राइडेंट थे। हानशेन अभी के लिए फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। कार्ड भी वहीं पर मौजूद था ताकि हानशेन को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत हानशेन की मदद कर सके। जैसे ही शेल वॉल हटती है, एक के बाद एक बीस्ट जल्दी से हानशेन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हानशेन अपने हाथों में मौजूद ट्राइडेंट के जरिए एक के बाद एक उन्हें मारना शुरू कर देता है। हानशेन उन बीस्टों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहा था। अभी के लिए ये सब देखकर वहाँ मौजूद कार्ड एंड वो दोनों लोग शॉक थे। कुछ बीस्ट आगे भी निकल आते हैं, लेकिन कार्ड और वो दोनों लोग उन बीस्टों को संभाल लेते हैं। इधर हानशेन एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारे जा रहा था। उसकी इस काबिलियत ने सभी को चौंका दिया था। तभी एक बीस्ट पीछे से आकर हानशेन पर हमला करता है, लेकिन हानशेन उस दो मुंह वाले बीस्ट को बिना पीछे मुड़े ही मार देता है। हानशेन की इस काबिलियत ने उन्हें शॉक कर दिया था। एक बंदा कार्ड से पूछता है, क्या कैप्टन हमेशा से ही इतने ज़्यादा पावरफुल थे? तो इस पर कार्ड कहता है, तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, लेकिन वो शुरुआती से इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। एंड अभी के लिए वो जिस ब्लेड टेक्निक का यूज़ कर रहा है वो उसे मैंने ही सिखाई है। भले ही शुरुआती से वो पावरफुल नहीं था, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा है एंड इस वजह से आज वो इस लेवल पर पहुंच पाया है। ये कहकर कार्ड उन्हें हानशेन के और ज़्यादा किस्से बताने लगता है। इधर हानशेन ने लगभग सभी के सभी बीस्टों को मार दिया था एंड अभी के लिए उसका गोल्डन सैंडवॉर्म उन बीस्टों को खा रहा था। इधर हानशेन उन सभी को वहीं पर छोड़कर सीधा उस अंडे के पास आ जाता है एंड अपने एक ही हमले में उस अंडे को फोड़ देता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे अंडे से एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाएगी। तभी अंडा फूटते एक बीस्ट सोल निकलती है, जो हानशेन की बॉडी में चली जाती है एंड सिस्टम उस बीस्ट सोल को पहचानने की प्रोसेस शुरू कर देता है। इधर प्रोसेस चल रही थी, वहीं हानशेन प्रे कर रहा था कि उसे एक सुपर बीस्ट सोल मिल जाए। कुछ ही पलों में सिस्टम अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है एंड उसके पास नोटिफिकेशन आता है, आपको स्केयर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट सोल डेमन सॉर्ड हासिल हुई है, जो एक तरह का एड ऑन वेपन है। ये सुनकर हानशेन थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे एक सुपर बीस्ट सोल नहीं मिली थी, लेकिन उसे जो भी मिला था वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्केयर्ड ब्लड रैंक की एक एड ऑन ये हानशेन के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। एड ऑन बीस्ट सोल उन बीस्ट सोल को कहा जाता था जो किसी स्पेसिफिक टाइप की बीस्ट सोल से जुड़कर उस बीस्ट सोल की पावर बढ़ा सकती थी। अभी के लिए हानशेन को एक डेमन स्वॉर्ड एड ऑन मिली थी। अगर हानशेन इसका यूज़ किसी स्केयर्ड ब्लड रैंक की स्वॉर्ड पर करता तो उसकी पावर
लगभग 30 से 40% बढ़ जाती। ऐसे में हाइंशन की ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली थी। हाइंशन इससे बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वो निराश भी नहीं था। हाइंशन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल लौट आता है एंड जल्दी से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है। उसके लॉगिन करते ही जल्दी से 13 ब्लेड वाले अपोनेंट को ये पता चलता है कि हाइंशन ऑनलाइन है एंड वो अपने दोस्त को हाइंशन से बदला लेने के लिए कहता है। उसका दोस्त जल्दी से हाइंशन को मैच के लिए रिक्वेस्ट भेजता है एंड हाइंशन उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अभी के लिए उसका दोस्त एंड हाइंशन आमने सामने खड़े हुए थे। हाइंशन अपने अपोनेंट को घूर रहा था। इधर वो 13 ब्लेड वाला अपोनेंट इस मैच को देख रहा था। तभी वो देखता है कि वो अकेला नहीं है इस मैच को देखने वाला, वहाँ पर एक और बंदा है इस मैच को देखने वाला। वो उस बंदे को पहचानता था। वो कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर वो बंदा कहता है, मैं अभी के लिए ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पे था, तभी मैंने देखा वॉरशिप का सोल्जर ऑनलाइन है एंड एक मैच लड़ रहा है। इस वजह से मैंने जल्दी से इस मैच को एक्सपेक्ट करने का डिसीजन लिया। क्या उसके साथ जो अपोनेंट फाइट कर रहा है वो जू है? इस पर 13 ब्लेड वाला अपोनेंट हाँ में सिर हिला देता है। अभी के लिए वो दोनों उस फाइट को देखने लगते हैं। हाइंशन का अपोनेंट जू नाम का एक बंदा था जो दबोचने की स्किल में बहुत ज़्यादा माहिर था। जू को लग रहा था कि हाइंशन उसे फाइट करने के लिए 13 ब्लेड स्किल का यूज़ करेगा, लेकिन वो देखता है कि हाइंशन ने तो अभी के लिए कोई वेपन लिया ही नहीं था। वो उससे निहत्था ही फाइट करने वाला था। ये देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। कुछ ही पलों में फाइट शुरू हो जाती है। वो तेजी से हाइंशन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर हाइंशन उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जू बहुत इजीली हाइंशन के हमलों को डॉज कर देता है एंड कुछ ही पलों में हाइंशन के पास पहुंचकर अचानक से हाइंशन के हाथ को पकड़ता है एंड इस तरह से ट्विस्ट करता है कि वो हाथ डिसलोकेट हो जाता है। उसने हाइंशन के एक हाथ को बेकार कर दिया था एंड इससे हाइंशन की एचपी भी थोड़ी कम हो गई थी। हाइंशन समझ गया था कि उसका जो ये अपोनेंट है वो दबोचने की स्किल में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। इस वजह से उसके लिए इसका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाइंशन हार मानने वाला नहीं था। उसका अपोनेंट हाइंशन पर कुछ और हमले करता है एंड उन दोनों की फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है। हाइंशन ने इस दौरान अपने अपोनेंट से काफ़ी कुछ सीख लिया था। अब वो जल्दी से अपने ईविल मंत्रा को एक्टिवेट करता है, जिससे हाइंशन का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है। उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अचानक से ही हाइंशन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी फिटनेस 20 से बढ़ चुकी थी। हाइंशन जल्दी से अपने अपोनेंट से फाइट करने जाता है, लेकिन उसका अपोनेंट दोबारा से उसे दबोचकर उसके हाथों और पैरों को डिसलोकेट करने लगता है। अभी के लिए वो दोनों लोग जो ये फाइट देख रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जू बहुत जल्द हाइंशन को हरा देगा। ये वॉरशिप सोल्जर जू के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि अभी के लिए वॉरशिप सोल्जर जू की स्किल सीख रहा है एंड कुछ ही पलों में उसने स्किल सीख भी ली है। उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि फाइट के दौरान ही वॉरशिप के सोल्जर ने जू की स्किल को सीख लिया है। अभी के लिए उन लोगों को समझ आ रहा था कि पिछली बार की फाइट में हाइंशन ने वॉरशिप के सोल्जर ने 13 स्लैश को सीखा था एंड अपने अपोनेंट को हराया था। अभी के लिए ये बात उन लोगों के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि कोई भी इंसान इतने इजीली कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे सीख सकता था। ऐसा करना तो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। इधर उनके मन में ये सब सवाल चल रहे थे, इधर हाइंशन जल्दी से दबोचने की स्किल का यूज़ करता है, जिसे उसने अभी कुछ ही देर पहले सीखा था एंड अगले कुछ ही पलों में वो जू के एक के बाद एक सभी जॉइंट्स को डिसलोकेट करता है एंड कुछ ही पलों में जू को हरा देता है। उसने इतने स्मूथली जू को हराया था कि अभी के लिए जू को ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो वॉरशिप के सोल्जर से हार चुका है। उसके लिए बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो इतना समझ गया था कि वॉरशिप का जो एक सोल्जर है वो फाइट के दौरान ही अपने अपोनेंट्स की स्किल को सीख लेता है एंड उनका यूज़ अपने अपोनेंट को हराने के लिए करता है। तभी अचानक से वो लोग कुछ सोचते हैं
एंड उनके मन में ख्याल आता है। 13 स्लैश वाला बंदा कहता है क्या उस बंदे को, उस लड़के को इस वॉरशिप सोल्जर में इंटरेस्ट होगा। एंड ये सुनकर वो लोग एक इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। ये सभी गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब से थे एंड अभी के लिए जिस बंदे के बारे में सोच रहे थे वो असल में उनके बॉस का फेवरेट स्टूडेंट था। उनके बॉस ने उसे पर्सनली ट्रेन किया था एंड कोई भी नॉर्मल इंसान उसका अपोनेंट बनने के लायक नहीं था। उस बंदे का नाम हीजैन था। अभी के लिए इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो हीजैन एंड वॉरशिप सोल्जर की आपस में फाइट करा कर रहेंगे। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।